आज की क्लास के बाद ही बाकी क्लासेस का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, तो बाकी का सेक्शन आप आगे से रिकॉर्डेड से कंटिन्यू करोगे। चलो, चैप्टर का नाम है हायर परचेज सिस्टम। ठीक है जी। देखो बेटा, क्या चीज़ होती है, व्हाट इज मीन बाय हायर परचेज सिस्टम, देखना है ध्यान से। सपोज मान लीजिए कि एक्स लिमिटेड है सर, या एक्स एक बंदा है, ये मैन्युफैक्चरर है, ये किसी चीज़ का प्रोडक्शन करता है। ठीक है ना। ये जो एक्स है, इसको एक मशीन चाहिए, रिक्वायर्ड से प्लांट, एक प्लांट चाहिए। उस प्लांट की जो कॉस्ट है वो है सपोज मान लीजिए 50 करोड़ की। ठीक है। इसके पास जो फंड्स अवेलेबल है, कॉस्ट है इसके पास बेटा कितनी कॉस्ट है उसकी 50 करोड़ की, 50 करोड़ का ये प्लांट आएगा उसका, अगर वो परचेज करता है तो। लेकिन इसके पास जो फंड अवेलेबल है, जो अवेलेबल फंड है इसके पास अवेलेबल है, वो मान लीजिए केवल 5 करोड़ का ही अवेलेबल है। 5 करोड़ का इसके पास अवेलेबल है। वाई क्या है सर, ये बेटा एक वेंडर है, जिसके पास सिर्फ प्लांट बेसिकली क्या है कि सर अवेलेबल है, और ये वांट्स टू सेल प्लांट, जो प्लांट चाहिए वो ये बेचना चाहता है। कितने के लिए सर, मान लीजिए वही 50 करोड़ का प्राइस। ठीक है ना। डिमांड सप्लाई जो हो रही है वो कितने पर हो रही है, 50-50 करोड़ पे हो रही है। ये भी चाहता है कि इसका सामान बिके, इसका सामान बिके। लेकिन जो एक्स बायर है जो उसके पास आया है, वो कहता है मेरे पास केवल 5 करोड़ रुपए का ही अमाउंट है। तो वेंडर क्या करे, वेंडर या तो ये बोले कि भाई 5 करोड़ मुझे पैसा आप अभी क्या नाम है दे दो, और बाकी का 45 करोड़ आप किस्तों में दे देना, इस पर कुछ मैं इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करूंगा। तो मतलब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो सकती है। ठीक है। बट बट सर, जब हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे तो उसमें वेंडर के लिए एक रिस्क है। वेंडर के लिए रिस्क क्या है कि जो प्रॉपर्टी है इंस्टॉलमेंट सिस्टम में, क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है उसकी ऑनरशिप इमीडिएटली एक्स के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। मतलब अगर वाई 5 करोड़ रुपए लेकर ये सामान दे दे, और 45 करोड़ रुपीज़ बाद में आएंगे वाई को, ये सारा सिस्टम हो जाएगा। लेकिन अगर एक इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर एग्रीमेंट बनाया जाता है, तो इस प्लांट की ऑनरशिप एक्स एक्स के पास इमीडिएटली आ जाएगी, ऑल दो अभी उसने पूरे पैसे नहीं दिए। तो अगर एक्स बाद में डिफॉल्ट करता है, बाद में अगर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करने में डिफॉल्ट करता है, तो वाई एक्स के पास जाकर अपना प्लांट वापस नहीं ला सकता, उसको रिप्रोसेस नहीं कर सकता। वाई को क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में केस करना पड़ेगा कि ये आगे एक इंस्टॉलमेंट नहीं नहीं पे कर रहे हैं। और फिर कोर्ट में जब फैसला आएगा तब धीरे धीरे उसके बाद पेमेंट आनी स्टार्ट होगी, या जब कोर्ट बोलेगा कि आप अपना सामान वापस ले आओ, तब वाई सामान वापस ला सकता है। लेकिन विदाउट कोर्ट के आदेश के बिना वाई अपना सामान वापस नहीं लाएगा, इवन इफ अगर एक्स इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करने में कुछ डिफॉल्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें होती थी इंस्टॉलमेंट सिस्टम में। लेकिन अगर वो इंस्टॉलमेंट पे सामान ना भी बेचे, अगर वाई डरे कि बाद में ये समस्या आ सकती है, तो ऐसे डर में रहेगा, तो फिर वाई की लिए सेल करना भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत कम बायर होंगे जो इमिडिएटली 50 करोड़ की फुल पेमेंट करने को तैयार होंगे। वाई सेल भी करना चाहता है और अपनी पोजीशन को सिक्योर भी करना चाहता है। वाई चाहता है कि उसके पास ये अधिकार हो कि कभी भी अगर एक्स डिफॉल्ट करता है पेमेंट करने में, तो बिना कोर्ट के पास जाए वो कभी भी अपना सामान क्या ले आए, वापस ले आए। ये राइट उसके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम को ही मॉडिफाई करके क्या बनाया जाता है, हायर परचेज सिस्टम बनाया जाता है। तो हायर परचेज सिस्टम एक एग्रीमेंट ऑफ लीज होता है। बेसिकली ये फाइनेंस लीज होती है। फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज क्या है, ये आप डिटेल में ग्रुप 2 में पढ़ोगे, जिसको हम ग्रुप 2 में पढ़ाते हैं AS19 में। अभी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो ग्रुप 2 का टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है इससे। बस इसमें होता क्या है कि वाई एक्स को सामान दे देता है, लेकिन वो एक लीज का एग्रीमेंट बनाता है। लीज का मतलब है वो ये कहता है कि मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बेची नहीं है, आपको मैंने रेंट पे दी है, और आप मुझे इसके लिए कुछ पेमेंट करोगे ओवर द ईयर्स, और कई सालों तक पेमेंट करने के बाद मैं आपको एक अधिकार दूंगा कि आप इसकी ऑनरशिप खरीद सकते हैं। मतलब इमीडिएट बेसिकली जो ऑनरशिप है वो क्या नाम है, ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है। तो ये इसका बेसिक पार्ट है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हायर परचेज एग्रीमेंट या हायर परचेज सिस्टम इज एक्चुअली अब फाइनेंस लीज, ये एक तरीके की फाइनेंस लीज होती है।
कवर्ड अंडर AS19, जो कि AS19 में कवर है, जो ग्रुप 2 में पढ़ना है। ग्रुप 1 में अभी इसका उतना रेलेवेंस नहीं है। अंडर दिस सिस्टम द बायर takes possession of asset after making some part payment, कुछ पार्ट पेमेंट करने के बाद जो बायर है वो असेट्स का पोजीशन ले लेता है, एंड promises to pay balance amount in installment। ठीक है सर, बैलेंस अमाउंट वो इंस्टॉलमेंट में पे करने का वादा करता है, टुगेदर विद इंटरेस्ट। द ओनरशिप ऑफ द असेट की जो ऑनरशिप है बेटा, वो बायर को कब मिलेगी? जब वो सारी पेमेंट कर देगा। अदरवाइज उससे पहले जब तक सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं होती है, उसे उस एसेट का केवल किराएदार माना जाएगा कि वो किराए पे यूज कर रहा है। द ओनरशिप ऑफ द असेट इज ट्रांसफर्ड टू बायर only when full payment या all installments are paid by the buyer। तो बेसिकली है क्या, इसमें दो लोग हैं, एक एक्स है, एक्स को हम बायर बोलेंगे और आई शुड से हायर परचेजर। ये क्या करेगा, वाई से जो कि सेल कर रहा है, इसको बोलेंगे हायर वेंडर, एक्स वाई को क्या करेगा सर, कुछ डाउन पेमेंट करेगा। डाउन पेमेंट का मतलब अगर 100 करोड़ का, अगर 50 करोड़ का प्लांट है, तो पूरा 50 करोड़ जो है वो इमिडिएटली पे नहीं करेगा, मान लो 5 करोड़ की पेमेंट कर देगा। 5 करोड़ की पेमेंट लेने के बाद वाई क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कर देगा, है ना, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, जो भी गुड है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसका ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, और एक्स के असर बाकी पैसे बाद में देगा, साथ में इंटरेस्ट भी देगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि डाउन पेमेंट करने के बाद एक्स को इमीडिएटली ओनरशिप नहीं मिलती है, ओनरशिप वाई के पास ही रहेगी, जब तक एक्स सारी पेमेंट नहीं करता। वाई अगर किसी भी दिन डिफॉल्ट करेगा, सॉरी एक्स अगर किसी भी दिन डिफॉल्ट करेगा, तो वाई के पास पूरा अधिकार है कि वो अपनी असेट वापस ले ले और पैसे भी वापस ना करे, क्योंकि वो ये बोलेगा अब तक आपने जो पैसा दिया है ना, वो तो इस एसेट को यूज करने का किराया था, तो मैं किराया ले रहा था आपसे, आप डिफॉल्ट कर रहे हो तो आप बिल्कुल जाओ यहाँ से, प्रॉपर्टी वापस दे दो, ठीक है, मशीन वापस दे दो और आप यहाँ से निकल लो। तो ये पूरा सिस्टम होता है हायर परचेज सिस्टम। इसको नोट करो और जब हो जाएगा तो मुझे बताना। जब हो जाएगा बेटा रिप्लाई करना, माइक ऑन करके या व्हाट्सएप पे बताना, जैसे मर्जी। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, जब हो जाए तो बताना, ठीक है। सर हो गया। ठीक है बेटे। हेलो सर। हाँ जी बेटा। सर एक बार स्टार्टिंग से दिखाना। नहीं बेटा, आप रिपीट नहीं होगा, आज का वो ले लो, आप फोटो खींच लो इसकी, बाकी इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, अगर स्टार्टिंग का मिस कर दिया है तो वो आप देख लेना बाद में। ओके सर। हाँ
ठीक है बेटे, आई गेस पूरा कर लिया होगा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ से सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स आते हैं इसमें, सम बेसिक टर्म्स। पहले इसमें आता है कैश प्राइस और कैश परचेज प्राइस। कैश प्राइस या कैश परचेज प्राइस क्या चीज़ होती है बेटा? कैश प्राइस या कैश परचेज प्राइस है क्या चीज़ है, ये आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि मान लीजिए सपोज कि आप कोई मशीनरी परचेज करने के लिए जाते हो और आप सेलर से पूछते हो, वेंडर से पूछते हो, भाई क्या प्राइस है इसका, तो वो कहता है 50 करोड़ रुपया। 50 करोड़ रुपया तो तब प्राइस है जब आप इमीडिएटली अभी के अभी पेमेंट करते हो, है ना, जब आप राइट नाउ अभी के अभी पेमेंट करते हो तो वो 50 करोड़ है। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पैसे दोगे तो इंटरेस्ट लगा के कुछ एक्स्ट्रा पड़ेगा, ठीक है। तो विदाउट इंटरेस्ट जो प्राइस है, विदाउट इंटरेस्ट जो प्राइस है, जो इमीडिएट पे करने का प्राइस है, उसको बोला जाएगा कैश प्राइस। इट इज एक्चुअल प्राइस इफ पेड इमीडिएटली। अगर अभी के अभी वो पे कर देगा, तुरंत पूरा पैसा दे देगा, तो सर ये हमारा एक्चुअल प्राइस बोला जाता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व नो इंटरेस्ट, डेफिनेटली सर, इसमें कोई इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता। इट इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑफ सैलरी, इट इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑफ सैलरी, इसमें सैलरी का प्रॉफिट इंक्लूड हुआ होता है। डेफिनेटली अगर वो 50 करोड़ में बेच रहा है तो डेफिनेटली बेटा उसमें प्रॉफिट भी शामिल होगा, और अगर इंस्टॉलमेंट में दे रहा है तो वो प्रॉफिट भी लेगा प्लस कुछ इंटरेस्ट लेगा। तो कह सकते हैं जो कैश प्राइस है उसमें एक्चुअल में प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस तो है ही, प्लस उसमें प्रॉफिट भी ऑलरेडी क्या होता है, इंक्लूड होता है ना। तो कैश प्राइस में प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड होता है, ये आपको ध्यान रखना। दूसरा होता है आपका हायर परचेज प्राइस। ये क्या होता है? आप कहते हो भाई 50 करोड़ का प्राइस बताया है लेकिन मैं 50 करोड़ इमिडिएटली नहीं दे सकता, मैं 5 करोड़ अभी पे करूंगा और बाकी आप इंस्टॉलमेंट बना दो। तो फिर जो सेलर है वो बोलता है चलो ऐसे करना, 5 करोड़ आप अभी दे दो, बाकी मुझे 15 करोड़ की 4 इंस्टॉलमेंट दे देना, है ना, हर साल के एंड में मुझे 15 करोड़ की 4 इंस्टॉलमेंट दे देना। अच्छा जी, तो आपने टोटल कितना पे करा? 15 करोड़ दोगे आप 4 बार तो हो गया 60 करोड़, और 5 करोड़ आपने इमीडिएटली डाउन पेमेंट करी थी, है ना, तो टोटल कितना पे करा आपने? 65। तो वो जो 65 है इंटरेस्ट के साथ है, उसको क्या बोला जाएगा? हायर परचेज प्राइस। उसको हायर परचेज प्राइस बोला जाएगा, राइट। इट इज टोटल प्राइस पेड इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में आपने जो प्राइस पे किया वो इसमें इंक्लूड होता है, एंड इट इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूड होता है, इट इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो जो हायर परचेज प्राइस है, इसका नेक्स्ट पूछना है तो ये अपना क्वेश्चन करना है ना करना। ये होता है हायर परचेज प्राइस किसके इक्वल होता है? ये होता है डाउन पेमेंट प्लस वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट आपने पे करा और सारी इंस्टॉलमेंट आपने जो पे करी, वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने कहा आपने 5 करोड़ की डाउन पेमेंट करी और 15 करोड़ की 4 इंस्टॉलमेंट दी, तो 15 करोड़ इंटू 4 60 और प्लस 50 करोड़। ये एक फॉर्मूला और होता है इसका कि हायर परचेज प्राइस इक्वल होता है कैश प्राइस। जैसे कैश प्राइस था 50 करोड़, लेकिन आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो 65 करोड़, तो 50 करोड़ का कैश प्राइस था, इंस्टॉलमेंट में पे करा आपने 65 करोड़, तो कितना एक्स्ट्रा दिया? 15 करोड़। वो जो 15 करोड़ आपने दिया उसे इंटरेस्ट बोलेंगे, या बोलेंगे हायर चार्जेस, इंटरेस्ट और हायर चार्जेस, ठीक है। तो हायर परचेज प्राइस को निकालने के दो तरीके, या तो डाउन पेमेंट में सभी इंस्टॉलमेंट जोड़ दो, या कैश प्राइस में इंटरेस्ट जोड़ दो, तो वहां से आपका हायर परचेज प्राइस बन के आ जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है।
चलिए इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक इक्वेशन और बना सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल इंटरेस्ट कितना पे करा या टोटल हायर चार्जेस कितने पे करे, तो अगर मैं हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस माइनस कर दूंगा, तो हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस का जो डिफरेंस होगा उसको इंटरेस्ट बोलेंगे। अगर हायर परचेज प्राइस था 65 करोड़ और कैश प्राइस था सपोज मान लीजिए 50 करोड़, तो दोनों का जो डिफरेंस हो गया 15 करोड़ का, उसको क्या बोला जाएगा, इंटरेस्ट बोला जाएगा। ओके जी, इसको नोट करेंगे और जब हो जाएगा तो बताना। एक मिनट बेटा है। जी बच्चों, ये हो गया। यस सर। यस सर। चलिए यस सर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिंपल कैलकुलेशन पे, उसके बारे में बात करेंगे। पहली वैरायटी, मान लो कहता है कोई चीज़ है जिसको हम हायर परचेज पे खरीद रहे हैं। कोई कमोडिटी है, कोई मशीनरी है, कोई ट्रक है, समथिंग कुछ भी हो सकता है। इसका कैश परचेज प्राइस, मतलब कि जो कैश प्राइस है वो 3 लाख रुपए का है। डाउन पेमेंट जो है वो 60,000 है। और कहता है बैलेंस इज टू बी पेड इन 3 annual installment of rupees 80,000 each। बैलेंस आपको 3 इंस्टॉलमेंट में देना है और 80,000 की बेटा आपकी इंस्टॉलमेंट है। और क्वेश्चन में कहता है जो इंटरेस्ट है वो आपको एट द रेट ऑफ 10% पर एनम पे करना है। और ये इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे लगाया जाता है। नाउ क्वेश्चन आस्क यू फाइंड हायर परचेज प्राइस HPP एंड वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। आपको हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है। जी, तो ध्यान से देखना है, बिल्कुल हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है आपको। चलो कैसे किया जाएगा, देखो। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होता है कि हमें जो इंस्टॉलमेंट दे रखी है, जिसमें कह रखा है कि 80,000 ईच है, इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं। पहले ये पता लगाना पड़ता है हमें कि 80,000 इंटरेस्ट के बिना है। तो जो कैश प्राइस है बेटा वो तो 3 लाख है। डाउन पेमेंट है आपकी, जो उसने पे किया वो 60,000 है। इसमें हम प्लस करेंगे ऑल इंस्टॉलमेंट्स कि टोटल इंस्टॉलमेंट पे कितना पे कर रहा है। 80,000 की एक इंस्टॉलमेंट है, 3 देनी है, 2,40,000। अगर डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट ऐड करने पर जो वैल्यू आती है वो कैश प्राइस के ही बराबर आ जाती है। इसको कंपेयर करना है इससे। ठीक है, अगर डाउन पेमेंट में इंस्टॉलमेंट ऐड करने के बाद
वैल्यू अगर कैश प्राइस के बराबर आ गई तो इसका मतलब इस 80,000 के इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये कैश प्राइस के ही बराबर आ गया। अगर डाउन पेमेंट में इंस्टॉलमेंट प्लस करने के बाद 3 लाख से ज़्यादा आता, मतलब मैंने डाउन पेमेंट जोड़ी और इंस्टॉलमेंट जोड़ी तो टोटल 3 लाख से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका ये मतलब है इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। पर क्योंकि इसमें डाउन पेमेंट में इंस्टॉलमेंट प्लस करने पे 3 लाख ही आ रहा है, इसका मतलब 80,000 में इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ है, हमें इंटरेस्ट अब अलग से देना पड़ेगा। हेंस इंटरेस्ट इज नॉट yet included in value of installment या in installment में अभी इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीज बेटा आपके लिए, ये ऑब्जर्वेशन आपके लिए, ये पेपर में लिख के नहीं आनी, ये आपके लिए। अब हम क्या करेंगे सर, कैलकुलेशन करेंगे। चलिए, तो कैलकुलेशन ऑफ हायर परचेज प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ हायर परचेज प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट वैल्यू। अब एक फॉर्मेट बनेगा, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर हायर परचेज प्राइस कैसे कैसे आप पे कर रहे हो, हायर परचेज प्राइस, उसके बाद फिर यहाँ पर इंटरेस्ट, और फिर यहाँ पर आप, ठीक है, कितना हायर परचेज प्राइस है, इंटरेस्ट कितना लगेगा, और फिर से यहाँ पर आप हायर परचेज प्राइस। ठीक है, हायर परचेज प्राइस आउटस्टैंडिंग बैलेंस यहाँ पर आप डाल सकते हो, हायर परचेज प्राइस आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे बेटा कैश प्राइस कितना था, कैश प्राइस कितना था, कैश प्राइस बेटा 3 लाख का था, 3 लाख का था। ठीक है, चलो जी, जिसमें से हमने डाउन पेमेंट इमिडिएटली पे करी, कितनी, 60,000 की। ये डाउन पेमेंट आप यहाँ आउटस्टैंडिंग बैलेंस में से माइनस करेंगे, राइट, और यही 60,000 आप हायर परचेज प्राइस में भी डाल दो, क्योंकि मैंने बताया हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, डाउन पेमेंट प्लस वैल्यू ऑफ और इंस्टॉलमेंट। तो जो आप डाउन पेमेंट पे करोगे वो आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस को घटाएगी, और एक बार आपने 60,000 यहाँ पर हायर परचेज प्राइस में भी लिख दिया, यही 60,000 हायर परचेज प्राइस का पार्ट भी होगा। अब यहाँ पे बैलेंस कितना बचा सर, बैलेंस बचा 2,40,000। ठीक है, ध्यान रखना इस कॉलम में आपको केवल प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है बेटा, है ना, यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही आपको लिखना है। तो अब हम ऐसा करते हैं, इस कॉलम की हेडिंग चेंज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखोगे आप आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल प्राइस या कैश प्राइस। देखो प्रिंसिपल प्राइस को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, कैश प्राइस, राइट। कितना कितना कैश प्राइस हमारा आउटस्टैंडिंग था, तो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस लिख लो यहाँ पर। पहले 3 लाख था, 3 लाख में से 60 पे कर दिया तो हमने 2,40,000 दे दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अब यहाँ से पहले इंस्टॉलमेंट को माइनस करेंगे, और ये जो इंस्टॉलमेंट है ना, ये आप फर्स्ट ईयर के एंड में पे करोगे, राइट, फर्स्ट ईयर के एंड में पे करोगे। कितना पे करना है इंस्टॉलमेंट आपने, 80,000 पे करने हैं। क्या 80,000 में इंटरेस्ट भी इंक्लूड था, वो हमने भी पता लगाया कि 80,000 में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब 80,000 कैश प्राइस का पार्ट है, इसका मतलब 80,000 प्रिंसिपल वैल्यू है। तो यहाँ तो केवल प्रिंसिपल वैल्यू माइनस करनी है, 80,000। यहाँ पर इस 2,40,000 पे इंटरेस्ट निकालोगे, क्योंकि आपने 3 लाख में से 60,000 तो आपने इमिडिएटली पे किया था। सपोज 1 अप्रैल को अगर आपने ये मशीन परचेज करी है, तो 1 अप्रैल को ही आपने 60,000 रुपये इमिडिएटली पे आपने कर दिया, 2,40,000 बच गया। ये 2,40,000 एक साल के लिए आउटस्टैंडिंग रहेगा, इसलिए इसके ऊपर एक साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो ये आएगा आपका 24,000। तो 80,000 का प्रिंसिपल पे करोगे, 24,000 का इंटरेस्ट पे करोगे, टोटल अमाउंट जो पे करोगे आपको 1,04,000 पे करोगे। तो आपकी जो पहले इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है इंटरेस्ट के साथ वो 1,04,000 है।
जबकि उसमें जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो केवल 80,000 का है। ठीक है, पहले इंस्टॉलमेंट टोटल आप 1,04,000 की पे करोगे, जिसमें 24,000 का इंटरेस्ट होगा और 80,000 का उसका प्रिंसिपल होगा। चलो जी, ये पे करने के बाद बेटा क्या बैलेंस बचा? 1,60,000। 1,60,000 लेस करेंगे यहाँ से हम सेकंड इंस्टॉलमेंट। ओके, अब 1,00,000 जो 60,000 है उसका 10% निकालो। हर बार आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे निकालना है, तो 16,000 का इंटरेस्ट आएगा। राइट, इसके अलावा बेटा 80,000 तो आपको देनी है हर बार, जो कि प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो 80,000 प्लस 16,000, सेकंड इंस्टॉलमेंट आप 96,000 की दोगे। ठीक है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो आपकी टोटल जाएगी वो जाएगी 96,000 की, जिसमें आपका 16,000 का इंटरेस्ट होगा। चलो जी, फिर ये करने के बाद जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह गया वो रह गया 80,000। 2 साल के बाद इतना बैलेंस बच जाएगा। इसके बाद अब आप 30 इंस्टॉलमेंट पे करोगे। 30 इंस्टॉलमेंट, थर्ड लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 30 इंस्टॉलमेंट। ठीक है बेटे, तो यहाँ से जब आप 30 इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो तीसरी इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल कंपोनेंट तो 80,000 ही है, ये 80 पे होगा, और इंटरेस्ट इसी 80,000 पे निकालोगे बेटा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। तो यहाँ पर 80,000 का अगर आप 10% निकालते हैं तो 8,000 आते हैं। तो आखिरी इंस्टॉलमेंट पे 88,000 आपका चला जाएगा। इसके बाद यहाँ बैलेंस नील हो जाएगा। अब अगर हम इस कॉलम को जोड़ेंगे तो 24,000 प्लस 16,000 प्लस 8,000, तो 48,000 का आपका टोटल इंटरेस्ट आता है। और इस कॉलम को जोड़ेंगे तो इस कॉलम में आपका टोटल हायर परचेज प्राइस आ जाएगा, कि जो आपका हायर परचेज प्राइस है टोटल, ठीक है, वो आपने कैसे कैसे पे किया। तो 60,000 प्लस 1,04,000 प्लस 96 प्लस 80, इसको आप प्लस कर लो, तो प्लस करके 348 आएगा, 3,48,000। तो टोटल अमाउंट आपने 348,000 पे करी है, 3,48,000 की टोटल अमाउंट पे करी है। हायर परचेज प्राइस 3,48,000 पे किया है, जिसमें से 3,00,000 का आपका कैश प्राइस है, बाकी 48,000 का इंटरेस्ट है जो कि आपने ग्रेजुअली पे किया है। पहले इंस्टॉलमेंट पे 24,000, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 16,000, और तीसरी इंस्टॉलमेंट पे बेटा आपका 48,000। राइट, तो यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं अपना आंसर, कि जो हायर परचेज प्राइस है वो इक्वल होता है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट की। तो कैश प्राइस तो आपका 3,00,000 था, इंटरेस्ट 48,000 है, तो टोटल 348 हो गया। या इसका एक फॉर्मूला और होता था, डाउन पेमेंट प्लस वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट, या सभी इंस्टॉलमेंट को प्लस करके भी आप इस तरीके से निकाल सकते थे। तो अब ये कैसे करोगे सर? ये कैसे करोगे? जो डाउन पेमेंट है वो आपकी 60,000 की थी, इंस्टॉलमेंट आपने कितनी कितनी पे करी है, एक 1,04,000 की, और एक 96,000 की, और एक 88,000 की। ठीक है, तो ये भी 348 आएगा। तो पहली इंस्टॉलमेंट 1,04,000 की, दूसरी 96,000 की, और तीसरी 88,000 की, और उससे पहले डाउन पेमेंट करनी है आपको 60,000। इसको लिखिए और जब हो जाए तो मुझे बताना।
आराम से लिखते रहें और जब हो जाए तो बताएं। हो गया बेटा, बढ़े आगे। Yes, sir. यस सर। चलिए, यस सर। तो हमें कैसे मालूम चलता है कि हमारे इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं है? तो हम क्या करेंगे सर, डाउन पेमेंट में सभी इंस्टॉलमेंट जोड़ेंगे। अगर वो कैश प्राइस के बराबर आता है तो मतलब इंक्लूड नहीं हुआ है, और जब ज़्यादा आएगा तो उसका मतलब वो इंटरेस्ट इंक्लूड हो चुका है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कैश प्राइस है रुपीज़ 4 लाख, और जो डाउन पेमेंट है वो है 1 लाख। फिर कहता है बैलेंस इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1,25,000। बैलेंस आपको 3 किस्तों में देना है, और एक इंस्टॉलमेंट 1,25,000 की बनेगी। इंटरेस्ट का रेट दे रखा है, इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। वही कहता है कि हायर परचेज प्राइस निकालो, ये पिछले पहले क्वेश्चन में पूछा था, सेकंड एग्जांपल है। और फिर ये कहता है कि हर इंस्टॉलमेंट की क्या वैल्यू है, मतलब हर इंस्टॉलमेंट पे आप कितना प्रिंसिपल कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ये भी आपको निकालना है। तो दिस इज सिमिलर टू प्रीवियस एग्जांपल विद स्लाइट मॉडिफिकेशन, थोड़ी सी चेंजेस है। कहाँ चेंज है अभी आपको मालूम चलेगा। तो बेटा इसमें जो कैश प्राइस है वो 4 लाख रुपए का है, ठीक है। और जो डाउन पेमेंट है वो आपकी 1 लाख की है। इसमें अब आप प्लस करोगे इंस्टॉलमेंट, ऑल इंस्टॉलमेंट्स। तो 3 इंस्टॉलमेंट हैं 1,25,000 की। 1,25,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 3,75,000। और ये ऐड करते हैं इसको अब, तो हमारा जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 4,75,000। तो आप कंपेयर करो कैश प्राइस से, तो ये कैश प्राइस से ज़्यादा आ गया। तो इसका ये मतलब है अब की बार इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। 125 इज ऑलरेडी इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, और ये जो 475,000 है ये हमारा हायर परचेज प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ से मालूम चल गया कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है, क्योंकि ऐड करने पे कैश प्राइस से ज़्यादा आ रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरा इंटरेस्ट कितना पे करा हमने, कुल मिला के कितना इंटरेस्ट पे किया इस पूरी प्रोसेस में, तो हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस को माइनस कर देंगे। हायर परचेज प्राइस है 4,75,000। कैश प्राइस है आपका बेटा कितने का, 3 लाख का, सॉरी 4 लाख का, 4 लाख का। तो जो डिफरेंस आया 75,000 का,
ये इंटरेस्ट हो गया टोटल। तो टोटल हमने जो इंटरेस्ट पे किया वो पे किया है 75,000। ना करो पहले, जब हो जाए तो बताना। सर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे फिर हम कैलकुलेशन ऑफ हायर परचेज प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट वैल्यू। ऑल दो हमें एचपीपी पता है, या लिख सकते हो कि आप स्टेटमेंट शोइंग पेमेंट ऑफ हायर परचेज प्राइस एंड इंटरेस्ट, ऐसे ही लिख सकते हो। तो कैलकुलेशन ऑफ एचपीपी एंड इंस्टॉलमेंट इसके लिए बनेंगे। तो सेम वही, सबसे पहले यहाँ पर पर्टिकुलर, दूसरे कॉलम में आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट, और फिर हायर परचेज प्राइस। तो सबसे पहले हमारा जो कैश प्राइस था वो है 4 लाख रुपए का। ठीक है सर। डाउन पेमेंट हमने जो पे करी है 1 लाख की पे करी है, तो ये लेस कर देंगे और यही 1 लाख हायर परचेज प्राइस में आ जाएगा। जो बैलेंस बचा हमारा इसके बाद वो 3 लाख हो गया। ठीक है, जो बैलेंस बचा वो कितना हो गया हमारा, वो 3 लाख हो गया। चलो जी, अब पहले इंस्टॉलमेंट बेटा कितनी पे करी है हमने, पहले इंस्टॉलमेंट हमने जो पे करी है वो 1,25,000 की पे करी है। बट बताओ क्या 1,25,000 प्रिंसिपल वैल्यू है या इंटरेस्ट के साथ है? इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट के साथ है। ठीक है, तो इसलिए 1,25,000 अब की बार यहाँ लिखेंगे, अब की बार 1,25,000 यहाँ लिखेंगे हायर परचेज प्राइस में इधर, क्योंकि इंटरेस्ट मिलाकर है, ध्यान रखना सर। अच्छा जी, इंटरेस्ट कितना है फिर? इंटरेस्ट तो हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस में निकालते हैं जो कि 3 लाख है। 3 लाख का निकाल दो 10%, तो ये हो गया आपका 30,000। चलो जी, अगर 1,25,000 में 30,000 का इंटरेस्ट है तो बता सकते हो कि प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना होगा? अगर 1,25,000 टोटल पे किया जिसमें 30,000 का इंटरेस्ट है, तो कैश प्राइस कितना पे करा? 95। 95। कैसे निकाला ये? 1,25,000 टोटल है इंटरेस्ट के साथ, उसमें से इंटरेस्ट हटा दिया 30,000 का, तो 95 आ गया। तो ये ऐसे निकालना पड़ेगा आपकी बात। पिछले वाले एग्जाम्पल में 80,000 हमने सीधे सीधे हमने क्या करा था सर, बैलेंस में से माइनस किया था, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं था। इसमें अब की बार जो वैल्यूज़ हैं उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो पहले टोटल वैल्यू इंटरेस्ट के साथ जो होगी उसको हायर परचेज प्राइस वाले कॉलम में लिखेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे बैलेंस पे, उसको माइनस करेंगे और फिर बचा हुआ पोर्शन यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलो जी। अब इसके बाद फिर बैलेंस निकलो, यहाँ पर क्या बैलेंस आया, तो बैलेंस हमारा जो बच रहा है 2,05,000 बच रहा है। ठीक है, चलो उसके बाद फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करोगे आप। सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 1,25,000 की जा रही है, तो यहाँ 1,25,000 डाल दो, ये गिवन है आपको पहले से, ये भी गिवन थी और ये भी गिवन थी। 2,05,000 पे इंटरेस्ट निकालो,